बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिजिक्स के लेक्चर नंबर 22 के साथ मैं मोहम्मद शहबाज मलिक आपके सामने हाजिर हूँ। वेलकम टू द पैसिफिक ग्रुप ऑफ कॉलेजेस मुल्तान कैंपस। इट इज लेक्चर नंबर 22 ऑफ फिजिक्स फ्रॉम चैप्टर नंबर 3 एंड द चैप्टर नंबर 3 वाज नेम्ड एज मोशन एंड फोर्स। आज के लेक्चर आउटकम्स जो हैं वो हैं जी लॉज ऑफ मोशन, Newton's laws of motion. Today's lecture outcomes are the Newton's laws of motion. आज मैं आप लोगों को न्यूटन के बारे में भी थोड़ा बहुत आइडिया दूंगा कि who was Newton, what he has done, why he is so famous. और दूसरा मैं आपको इसके चंद laws of motion भी explain करूंगा. First of all, I would like to explain who was Newton. Sir Isaac Newton was a scientist of 17th century. 25th December 1642 को ये पैदा हुआ and 20th of March 1726 he was died and he was an English mathematician, physicist, astronomer and the natural philosopher. इसको आप नाम दे सकते हैं नेचुरल फिलोसोफर. ही वॉज ऑल्सो द ऑथर ऑफ मैनी ऑफ द बुक्स. उनमें सबसे फेमस बुक जो है वो है प्रिंसिपिया ऑफ मैथमेटिका. प्रिंसिपिया ऑफ मैथमेटिका ये इसने एक बुक लिखी. साइंस या साइंटिफिक रेवोल्यूशन लाने वाला ये आदमी था एंड ही इज ऑल्सो नोन एज He is also known as the founder of a classical physics. जो फिजिक्स की क्लासिकल बेसिस हैं वो सारी की सारी एक्सप्लेन करने वाला, उनको बनाने वाला, उनका फाउंडर, he is the person. अब मैं चलता हूं इसके चंद लॉज की जानिब. न्यूटन ने 3 लॉज दिए. न्यूटन हैज गिवन द 3 लॉज ऑफ मोशन. First of all, I would like to explain the first law of motion, the Newton's first law of motion. I'm going to explain the Newton's first law of motion, and this Newton's first law of motion is also known as the law of inertia. सवाल ये पैदा होता है कि ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या है और इसको लॉ ऑफ इनर्शिया क्यों कहते हैं, और उसके बाद ये भी कि इनर्शिया है क्या चीज. I would like to explain all of these things in front of you. न्यूटन ने अपने पहले कानून में ये कहा कि every object will remain at rest or in the uniform motion. जो ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है वो रेस्ट पर रहेगा और जो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है वो मूव करता रहेगा. उस वक्त तक ये अपनी सिचुएशन को सस्टेन करेगा या उस वक्त तक ये अपनी इस हालत को कंटिन्यू करेगा जब तक इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट करके इसकी इस कंडीशन को बदल ना दे. एक्सटर्नल फोर्स एक्ट करना जरूरी है. अगर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रही, अगर वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पर मौजूद है तो वो उसी रेस्ट की हालत में ही रहेगा. The object will remain at rest. अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, मूव करते हुए ऑब्जेक्ट को मूव करते रहना चाहिए यूनिफॉर्मली जब तक कि उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स एक्ट करके उसकी उस मोशन या मूवमेंट की हालत को ना बदल दे. दिस वॉज द स्टेटमेंट ऑफ द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. अब सवाल यह है कि इसी न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया क्यों कहते हैं. Why we call this Newton's first law of motion as the law of inertia? Now I'm going to explain why we call this Newton's first law of motion as the law of inertia. और कीजिएगा क्यों? क्योंकि न्यूटन का फर्स्ट लॉ चीजों की इनर्शियल प्रॉपर्टीज से डील करता है. Because the Newton's first law of motion deals with the inertial properties of matter. Therefore, we call this Newton's first law of motion as the law of inertia. अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये इनर्शिया क्या है और इनर्शिया की डिपेंडेंस क्या है. दिस इज इनर्शिया. इनर्शिया इट इज द कैरेक्टरिस्टिक, ये एक बॉडी की खसूसियत है विच रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन, जो अपनी उस रेस्ट स्टेट या यूनिफॉर्म मोशन से स्टेट को
कंटिन्यू करवाने की कोशिश करती है, सस्टेन करवाने की कोशिश करती है। इस कैरेक्टरिस्टिक को, बॉडी की इस कैरेक्टरिस्टिक को आप नाम देते हैं जी इनर्शिया। और इनर्शिया का बेसिक जो डिपेंडेंस है वो सिर्फ और सिर्फ मास पर है। इनर्शिया किसी भी ऑब्जेक्ट का इनर्शिया बेसिकली उसका मास है। जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा वो ऑब्जेक्ट रेजिस्ट करेगा अपनी मोशन स्टेट को चेंज करने के लिए या अपनी रेस्ट स्टेट को चेंज करने के लिए, उतना ज्यादा वो रेजिस्ट करेगा। और जितना कम मास होगा उतना कम रेजिस्ट करेगा। दिस इज नोन एज द इनर्शिया। अब बेसिकली यहां पर ये बात क्लियर हो गई कि इनर्शिया जो है वो बेसिकली डिपेंड करता है सिर्फ मास पर। मतलब ग्रेटर द इनर्शिया ग्रेटर द मास, स्मॉलर द इनर्शिया स्मॉलर द मास। किसी ऑब्जेक्ट का अगर मास ग्रेटर है तो इसका इनर्शिया भी ज्यादा होगा, और अगर उस ऑब्जेक्ट का मास कम है तो इनर्शिया भी कम होगा। इट मीन्स देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन द इनर्शिया एंड मास, बिकॉज मास इज द क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ इनर्शिया, क्योंकि मास खुद इनर्शिया की पैमाइश है। आगे चलते हैं। अब मैं अब चंद बातें, चंद एग्जाम्पल्स आपके सामने एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। यहां पर एक बॉल रेस्ट स्टेट में थी, एक बॉल रेस्ट स्टेट में थी। उस बॉल को हमने गिराया नहीं, हमने उस बॉल का सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट हटाया जिसके ऊपर वो सपोर्ट ले रही थी। देन ग्रेविटेशनल फोर्स कम इन एक्शन, ग्रेविटी एक्शन में आई जिसकी वजह से बॉल नीचे की जानिब गिर गई। इसकी तरह की एक और एग्जांपल लेते हैं। मोशन स्टेट में अगर एक ऑब्जेक्ट है उसको रोकने के लिए हमने यहां पर एक्सटर्नल फोर्स कौन सी अप्लाई की? फ्रिक्शनल फोर्स। We have applied the brakes in order to stop that object. फ्रिक्शनल फोर्स, ब्रेक्स जो है वो फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई करेंगी गाड़ी के टायर्स को। गाड़ी के टायर्स बेसिकली रोड्स के साथ फ्रिक्शन में आएंगे, इन कांटेक्ट होंगे, जिसकी वजह से गाड़ी जो है वो रुक जाएगी। अगर इस गाड़ी का इनर्शिया ज्यादा होता, दूसरे लफ्जों में अगर ये गाड़ी ज्यादा तेजी से मूव कर रही होती या इसका मास ज्यादा होता तो गाड़ी को रोकना मुश्किल था। There was very much difficulty in stopping the car which have got greater mass. Now I'm moving towards another example of inertia. एक object, a person was falling under the action of gravity on the rubber sheet. एक आदमी रबर शीट के ऊपर एक्शन ऑफ ग्रेविटी में गिर रहा है। गिरते हुए उसने अपने उस मोशन स्टेट को सस्टेन किया एंड he has fallen on the rubber sheet, on the flexible sheet. ये फ्लेक्सिबल शीट के ऊपर गिरा। इसी फ्लेक्सिबल शीट के ऊपर कुछ फेदर्स अवेलेबल थे, कुछ सूखे पत्ते अवेलेबल थे। उन पत्तों ने अपनी मूवमेंट को रोकने की कोशिश की, बिकॉज द फेदर्स हैव गॉट स्मॉलर इनर्शिया, देयरफॉर इसके ऊपर जो फोर्स एक्ट कर गई वो ज्यादा देर से एक्ट की। इस वजह से फेदर्स जो है वो वहीं पर रुके रहे। दिस वाज ड्यू टू इनर्शिया। द फेदर हैज ट्राइड टू सस्टेन देयर पोजीशन बट दे वर अनएबल टू सस्टेन देयर पोजीशन, क्योंकि यहां पर ग्रेविटी एक्शन में आ गई। दिस वाज द एक्सप्लेनेशन ऑफ इनर्शिया विद द हेल्प ऑफ सर्टेन एनिमेटेड एग्जांपल्स। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सवाल यह है कि ये न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है, एप्लीकेशंस क्या है, ये हम बातें यहां पर इसी न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द स्टेटमेंट ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। जब एक ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स एक्ट करती है, व्हेन द फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, when a force acts on an object, then acceleration will be produced in that object. जब एक ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स एक्ट करती है तो फोर्स एक्ट करने के नतीजे में ऑब्जेक्ट के अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, और एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन होगी, द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन विल बी सेम एज दैट डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन। This acceleration is directly proportional to the force. जितनी ज्यादा आप फोर्स लगाएंगे उतना ज्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, जितनी कम फोर्स लगाएंगे
उतना कम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। और इसी तरह से एक्सेलरेशन का मास के साथ इनवर्स रिलेशन है। इसका मतलब ये हुआ कि मास बढ़ाएंगे तो ऑब्जेक्ट के अंदर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है सेम फोर्स से वो कम हो जाएगा, मास कम करेंगे तो एक्सेलरेशन बढ़ जाएगा। I'm going to show all of this statement which I have explained into the mathematical form। ये स्टेटमेंट जो मैंने आपके सामने मैथमेटिकली लिखी, इसको ये जो स्टेटमेंट मैंने आपके सामने लिखी, इसको मैथमेटिकली एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। अब मैथमेटिकली यहां पर गौर कीजिए, A is directly proportional to force। A stand for acceleration, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, यानी फोर्स बढ़ाएंगे एक्सेलरेशन बढ़ेगा, फोर्स कम करेंगे एक्सेलरेशन कम होगा। एंड सिमिलरली ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास। एक्सेलरेशन जो है इस ऑब्जेक्ट के मास के साथ इनवर्स रिलेशन रखता है। मास ज्यादा एक्सेलरेशन कम होगा, मास कम तो एक्सेलरेशन ज्यादा प्रोड्यूस होगा उसी ऑब्जेक्ट में। अब क्या करेंगे, इसी मास को गौर कीजिएगा, इसी रिलेशन, इन दो रिलेशंस को फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कंबाइन दीज टू रिलेशंस। इन दोनों रिलेशंस को हम कंबाइन करेंगे तो हम क्या हासिल करेंगे, A proportional to F by M। This M will be multiplied on the left side of the relation। We get F proportional to MA। and whenever जब ये proportionality साइन हटाया जाता है तो एक कांस्टेंट लगाया जाता है, ये कांस्टेंट K है। एंड दिस K इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। अगर सारे यूनिट्स स्टैंडर्ड ले लिए जाएं तो K की वैल्यू 1 आएगी, आपके पास रिलेशन बनेगा F इज इक्वल टू MA। दिस इज द रिलेशन फॉर द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अब मैं चलता हूं फोर्स की जानिब। फोर्स क्या है? फोर्स एक एजेंट है। फोर्स इज एन एजेंट that is capable of changing the state of rest or motion of an object। किसी भी पर्टिकुलर बॉडी की स्टेट ऑफ रेस्ट या मोशन हालत को तब्दील करने के लिए क्या इस्तेमाल होता है जी? ये फोर्स यूज होती है। इट हैज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। फोर्स का मैग्नीट्यूड भी है और बाकायदा तौर पर फोर्स की कोई ना कोई डायरेक्शन भी है। फोर्स किसी न किसी डायरेक्शन में ही एक्ट करती है। द डायरेक्शन ऑफ फोर्स is the direction of the force applied is the direction of force। जिस डायरेक्शन में फोर्स आप अप्लाई कर रहे हैं वही फोर्स की डायरेक्शन होगी, वही बेसिकली फोर्स की डायरेक्शन होगी और उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी पैदा होगा। अब यहां पर आगे चलते हैं फोर्स के यूनिट की जानिब। फोर्स को मेजर किया जाता है स्प्रिंग बैलेंस की मदद से और फोर्स का जो यूनिट है दैट इज न्यूटन। न्यूटन इज द यूनिट ऑफ फोर्स एंड यू मस्ट बी अवेयर 1 Newton is equal to 1 kilogram meter per second square। 1 kilogram meter per second square is equal to 1 Newton। अब फोर्स को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ एनिमेटेड एग्जांपल। जब एक ऑब्जेक्ट के ऊपर कंटिन्यूअसली फोर्स लगती रहे तो उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में इजाफा होना शुरू हो जाता है। वेलोसिटी में इजाफा भी हो सकता है, वेलोसिटी में कमी भी आ सकती है, लेकिन ये आपके सामने जो एग्जांपल है इस केस में ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में इजाफा होगा। अगर आप एक कंसिस्टेंट फोर्स अप्लाई करते रहते हैं वेलोसिटी में इजाफा होगा। इजाफा होने की वजह क्योंकि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है और एक्सेलरेशन पॉजिटिव प्रोड्यूस हो रहा है, इस वजह से वेलोसिटी में इजाफा हो रहा है। नाउ दिस वाज द एग्जांपल ऑफ द अप्लाइड फोर्स। और याद रखिए जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रही है वही फोर्स की डायरेक्शन है और वही एक्सेलरेशन की भी डायरेक्शन है। दिस वाज द वेरी स्मॉल एग्जांपल ऑफ द फोर्स अप्लाइड, जिससे आपको आइडिया हो गया कि फोर्स अप्लाई होने के बाद फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, एक्सेलरेशन किस सिम्त में प्रोड्यूस होगा। दिस वाज अ वेरी स्मॉल एक्सप्लेनेशन विद द हेल्प ऑफ एनिमेशन ऑफ न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अब मैं चलता हूं न्यूटन के थर्ड लॉ पे जाना, which is a very commonly known law। ये थर्ड लॉ कहता क्या है? This third law states that to every action there is a reaction। Action and reaction are always equal but opposite in direction। This line, this is a very small line, is the statement of the Newton's third law of motion। अब एग्जाम्पल देते हैं। याद रखिएगा जब दो फोर्सेस आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती हैं, when two forces come in the interaction with each other, two objects,
जब दो बॉडीज आपस में एक दूसरे के साथ इंट्रैक्शन करते हैं तो वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं और दोनों फोर्सेस एक दूसरे के ऑपोजिट हुआ करती हैं। Therefore, I'm saying that action and reaction are equal or opposite in direction. और एक और बात भी अपने माइंड में रखिएगा, एक्शन और रिएक्शन कभी भी एक ही बॉडी पर एक्ट नहीं करते। एक्शन एंड रिएक्शन ऑलवेज एक्ट्स ऑन द ऑपोजिट बॉडीज। दो मुख्तलिफ बॉडीज पर एक्शन और रिएक्शन एक्ट करते हैं। अब मैं इसकी चंद एक एग्जाम्पल्स की मदद से इस लॉ को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। ये आपके सामने एक कैनन अवेलेबल, इस कैनन की मदद से हमने इस बॉल को फायर करना है। जब कैनन की मदद से बॉल को फायर करेंगे, बॉल फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी, कैनन बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। बॉल का अगर एक्शन था तो कैनन बॉल को मूव करने के एक्शन में जो है वो रिएक्शन प्रोड्यूस हुआ कैनन के अंदर, जो कि अपोजिट डायरेक्शन में था, जिसकी वजह से कैनन बैकवर्ड मूव कर गया। द एग्जाम्पल इज इन फ्रंट ऑफ यू। बॉल हैज मूव्ड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड कैनन हैज मूव्ड इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। दिस वाज अ वेरी कॉमन एग्जाम्पल ऑफ द लॉ, Newton's third law of motion. Force on cannon and force on ball was opposite in direction. This was the example of Newton's third law of motion. एक और एग्जाम्पल मैं आपके सामने एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। मोशन ऑफ द रॉकेट। रॉकेट मूव्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन। रॉकेट जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है, गैसेस बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करती हैं। गैसेस की मोशन के एक्शन में रॉकेट रिएक्शन के तौर पर अपवर्ड मूव करता है। गौर कीजिएगा, गैसेस आर एक्सपेल्ड इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड द रॉकेट इज मूविंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, इन द अपवर्ड डायरेक्शन। दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। एक बात और याद रखिएगा कि रॉकेट जो है वो बेसिकली ये जो स्पेस शटल्स हैं, जो स्पेस क्राफ्ट हैं, इनको लॉन्च करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। द रॉकेट इज यूज्ड फॉर द लॉन्चिंग पर्पस ऑफ द स्पेस क्राफ्ट। जो जमीन के गिर्द स्पेस क्राफ्ट घूम रहे हैं उनको लॉन्च करने के लिए हम रॉकेट का इस्तेमाल करते हैं। लेटर ऑन हम इसकी मूवमेंट के बारे में भी डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। इन द नेक्स्ट लेक्चर्स जब आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे, कुछ आगे मूव करेंगे, अगले लेक्चर्स के अंदर हम लॉन्चिंग ऑफ स्पेसक्राफ्ट भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। मोहम्मद शहबाज मलिक को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। लेक्चर नंबर 23 के साथ फिर मुलाकात हो।